दोस्तों, हिंदुस्तान में पेन यानी कि कलम को विद्या का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से पेन की पूजा भी की जाती है। पर बिहार का ये 9वीं फेल लगातार पेनों को हवा में उछालकर फेंक रहा है, जमीन पर गिरा रहा है, ये क्लेम करते हुए कि ये विद्या को बढ़ावा दे रहा है, ये एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर हो, बीजेपी वाले हों या फिर खुद इसका सगा भाई हो, सब इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। पर इसके चमचे इसमें भी उसे एजुकेशन का मसीहा बता रहे हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, इसलिए कलम बांटना जरूरी है। जो बिहार का सर्वे आया था उसी का जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ। 9वीं से 10वीं जो बच्चे पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं 12वीं 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है, 0.8, PhD तो आधा % भी नहीं, 0.07। और हम शिक्षा पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा ही आर्थिक और मानसिक दोनों गुलामी से आजादी दिलाता है। आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए और दलितों का खास आपने जिक्र किया कि उनको आज़ादी कैसे मिलेगी, उनको जब तक वो साक्षर ना होंगे। आज़ादी वो दिलाएंगे जो खुद 9वीं पास हैं या 9वीं फेल हैं, जो भी हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि तेजस्वी यादव के अब्बा मुख्यमंत्री थे और जब वो जेल चले गए तो उसकी मम्मी मुख्यमंत्री बन गई। उसके बाद भी ये आदमी 9वीं से आगे नहीं पढ़ा, उसके बाद भी ये बंदा 10वीं पास नहीं कर पाया और आज उसके चमचे बैठकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि ये आदमी एजुकेशन को लेकर कितना ज्यादा जागरूक है, कितना ज्यादा अवेयर है। हालांकि पेन्स को इस तरह से हवा में उछालना, इस तरह से फेंकना, उसका अपमान करना दिखाता है कि ये आदमी ढोंग चाहे कुछ भी कर ले, पर अंदर से ये 9वीं फेल ही रहने वाला है। अभी किसी ना किसी तरह से युवाओं को, जेन जी को लुभाना है। ये फाइट चल रही है क्या? इसीलिए तेजस्वी वो डांस भी करते दिख रहे हैं सड़क पर। वो घोड़े पर बैठकर सवारी भी कर रहे हैं, घुड़सवारी भी करते दिख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं युवाओं को लुभाने की कोशिश है कि देखिए मैं तो युवा हूं। और ये कोशिश क्यों? अब इसकी भी परत खोल देता हूं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में सरकार तो बन गई एनडीए की, नीतीश और बीजेपी की, लेकिन जो 18 से 29 साल के युवा थे, पुरुष, महिलाओं का आंकड़ा भी आपको देने वाला हूं, 39% युवाओं ने 18 से 29 साल के, उनकी पहली पसंद ही नहीं जिसको वोट दिया वो महागठबंधन था। 33% नहीं एनडीए को वोट दिया, 6% का फर्क। ये बड़ा अंतर हो जाता है। मतलब इनमें कोई जंगल राज की गूंज या वो लालू राज इन्होंने देखा ही नहीं, तो इन्हें पता ही नहीं। और जो 29 साल का है वो दरअसल अब हो चुका है 34 साल का, और नीचे जो 14 साल का था वो भी 18 साल का हो चुका है, 13 साल का जो था वो 18 साल का हो चुका है। विनोद अग्निहोत्री, ये जेन जी चुनाव का एक डिफाइनिंग मुद्दा बन गया है कि देखिए हम MY बड़ा बात करते थे जी कि मुस्लिम यादव, मैं कहूं MY महिला और युवा, और महिलाओं को, और उसमें युवा महिलाएं भी हैं, उनको लुभा रहे हैं जीविका दीदी के जरिए नीतीश कुमार, और युवाओं को, जेन जी को अब तो सीधा सीधा अब तो ट्वीट भी कर रहे हैं राहुल गांधी। ये लड़ाई MY महिला युवा पर आ गई क्या? देखिए, इस चुनाव का पूरा दारोमदार नतीजों का महिलाओं और युवाओं पर निर्भर है। बाकी तो सब जो वर्ग हैं वो जातियों और खेमों में बटे हुए हैं। महिला और युवा, ये दो वर्ग ऐसे हैं जो महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं, अपने सशक्तिकरण को लेकर के, और युवा अपने भविष्य को लेकर के। इसलिए कई बार क्या होता है, वो जातियों की दीवारें तोड़ते हैं। ये कई बार चुनाव में हम लोग देख चुके हैं। और इसीलिए चाहे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की तो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है महिला, तो महिलाओं में बड़े लोग नहीं। इसमें दिलचस्प आंकड़ा जो है 2020 में 18 से 29 साल के युवा जो थे, 6% ज्यादा वोट दिया महागठबंधन को, 33% मिला एनडीए को, महागठबंधन को 39%। लेकिन युवतियों ने 18 से 19 साल की या 29 साल की महिलाएं, उसमें एनडीए को 40% वोट मिला और 36% महागठबंधन को। महागठबंधन वहां पीछे रहा। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। 2005 से जब वो आए तो महिलाओं को आरक्षण दिया उन्होंने, 50% तमाम सारे स्थानीय निकायों में। इसमें भी महिलाओं में हमें ये भी देखना होगा कि 18 से 29 वाली, और 5 साल देखिए, जो 29 के थे 2020 में, वो 34 के हो चुके हैं। तो ये डेमोग्राफिक, ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर होगा। फैक्टर इसलिए हुआ जो उस समय 29 साल के थे और उनको अगर तेजस्वी भविष्य दिखाई पड़ रहा था, और नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार चल रही है और वो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो वो वापस
उस तरफ दौड़ेंगे जाएंगे कि भाई इस सरकार से हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, अब एक बार मौका दिया जाए। लेकिन महिलाओं का मामला जो है वो मैं बता रहा हूं आपको, वो नीतीश कुमार जी अभी भी महिलाओं पर उनका जबरदस्त प्रभाव है और मोदी जी का भी असर है, लेकिन नीतीश कुमार का मोदी से भी ज्यादा असर है बिहार में महिलाओं पर। तो प्रियंका भारती अब कलम बांटेंगे, घुड़सवारी भी कर ली, थोड़ा डांस भी कर लिया, जेन जी को लुभाना है, कोई भी पैंतरा आजमाना है। संदीप जी, कलम से घुड़सवारी तक मैं आती हूँ आपके सवाल पर। ऑल्दो कलम पर जीएसटी इन्होंने 18% बढ़ा दी है, फिर भी हम कलम ही बांटेंगे क्योंकि हम तलवार के खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, इसलिए कलम बांटना जरूरी है। आज भी तेजस्वी जी गए एक बच्चे से मिले, उस बच्चे को उन्होंने कहा, उससे पूछा कि क्या कहे तेजस्वी जी? बच्चे ने बोला हमको कहे रोज स्कूल जाओ। क्यों कहे रोज स्कूल जाओ? बिहार का ही आंकड़ा बता रहा है कि 41% बच्चे तो 10वीं तक है आते आते ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बिहार का सर्वे आया था उसी का जो डेटा है मैं आपको बता रही हूँ। 9वीं से 10वीं जो बच्चे पास किए हुए हैं 14.7%, 11वीं बार भी 9%, MA जो किए हुए हैं बिहार से 1% भी नहीं है, 0.8, PhD तो आधा % भी नहीं, 0.07। और हम शिक्षा पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा ही आर्थिक और मानसिक दोनों गुलामी से आजादी दिलाता है। मैं मानसिक आर्थिक गुलामी की इसलिए बात कर रही हूँ संदीप जी क्योंकि बिहार में 21% आबादी दलितों की है। अब मैं उनकी नौकरी पर अगर आपसे बात करूं, 21% आबादी मतलब तकरीबन 3 करोड़ हो जाता है। पता है आपको 3 करोड़ दलितों में मात्र 23,000 दलितों के पास सरकारी नौकरी है। कैसे मिलेगी मानसिक और आर्थिक गुलामी से इनको आजादी? सिर्फ एक जाति की बात करती हूँ संदीप जी, मुसहर समुदाय, मांझी समुदाय, 40,35,000 लोग हैं। अब इनमें मुसहर समुदाय से आने वाले मात्र पूरे बिहार में डॉक्टर्स पता है आपको कितने? 20, इंजीनियर मात्र 76। आपने खुद बिगनिंग में बोला 15 साल में 8 लाख नौकरियां मिली हैं। अब खुद बताइए 15 साल में 8 लाख। आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए और दलितों का खास आपने जिक्र किया कि उनको आज़ादी कैसे मिलेगी, उनको जब तक वो साक्षर ना होंगे। आज़ादी वो दिलाएंगे जो खुद 9वीं पास हैं या 9वीं फेल हैं, जो भी हैं वो आज़ादी दिला देंगे। संदीप जी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं ये कहती हूँ, मैं PhD स्कॉलर हूँ, ठीक है, और हम लोग खुद कबीर और रविदास पर हम लोग रिसर्च करते हैं। कबीर और रविदास के पास कौन सी डिग्री थी? हमने कितने सारे नेता देश में देखे जिन्होंने देश का उद्धार किया, उनके पास कौन सी डिग्री थी? और बाबा साहब ने तो खुद संविधान में कहीं नहीं लिखा कि नेता बनने के लिए, लीड करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है। बेशक अच्छा नेता बनने के लिए या फिर जनता का उद्धार करने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन सोच मायने रखती है और इसकी सोच किस तरह की है ये आए दिन दिखाता ही रहता है। चाहे सावन में मछली खाना हो या फिर कलम को जमीन पर फेंकना हो, हवा में उछालना हो, मां सरस्वती का अपमान करने की कोशिश हो, नौकरी के बदले जमीन का घोटाला करना हो, सब चीजें इसकी नीयत से, इसकी बातों से साफ दिखाई देती हैं। और बाकी बात रही बैकग्राउंड की, तो लालू यादव का बेटा कुछ भी कले रहेगा तो लालू यादव का बेटा ही घोटाला करना ये इंसान आज भी नहीं भूला। आज भी अगर इसे मौका मिल जाए तो पूरा बिहार बेचकर ही खा जाएगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।